So welcome back dear students in Ritika mathematics class. I hope you all are fit and fine. So students, let's start today video and it is introduction part 2 of you can say introduction part 2 आज आपका होने वाला है और यहाँ पर हम बहुत important बातें डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट. चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइंस एंड क्लास 11 मैथ्स NCERT. ठीक है, तो आपका इंट्रोडक्शन 2 था. इंट्रोडक्शन 1 में हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि क्लास 10th को हमने रिकॉल किया था आपके प्रीवियस वीडियो में. एंड देन कुछ हमने वहाँ पर स्लोप के बारे में समझा था, थीटा को हमने रिप्रेजेंट किया था, डेफिनेशन समझी थी, स्ट्रेट लाइन एंड ऑल. तो चलिए अब इस वीडियो में हम कुछ फर्दर टॉपिक्स को आगे डिस्कस करने वाले हैं फॉर एक्सरसाइज 10.1 के लिए. ठीक है, तो चलिए नाउ इंट्रोडक्शन. अब हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था स्टूडेंट? हमने पढ़ा था हाउ वी विल फाइंड द स्लोप. ठीक है, उसको कैसे हम फाइंड करेंगे, यानी कि हमने, तो मैं एक बार वापस आपको यहाँ पर रिकॉल करवा देती हूँ कि हमने स्लोप का फॉर्मूला क्या पढ़ा था. देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर एक्सेस ड्रॉ किया था. देन हमने क्या किया था, दो पॉइंट्स को लेकर के, लेट एक ए पॉइंट हमने माना था एंड सेकेंड इज बी पॉइंट. ठीक है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2, यानी कि एंड देन हमने क्या किया, इस लाइन को हम ज्वाइन करवा देते हैं. ठीक है, और हमें एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर मिल जाती है स्टूडेंट. तो ये दो पॉइंट से जाने वाली एक स्ट्रेट लाइन हमें इस तरीके से मिलती है. ये हमारा एक्स एक्सिस है एंड इट इज वाई एक्सिस. नाउ इंक्लिनेशन क्या होता है, थीटा होता है. एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में बनने वाला एंगल ये थीटा है. ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है. नाउ और जो हमने यहाँ पर पढ़ा था, हमने यहाँ पर स्लोप को फाइंड किया था स्टूडेंट. अब आप देखिए 0 से a, यानी कि ये डिस्टेंस कितनी, यहाँ से आप यहाँ तक की x1 कोऑर्डिनेट है, तो ये x1 x एक्सिस की ये डिस्टेंस. 0 से b, यानी कि अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखते हैं तो ये डिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाती है, x2 आ जाती है. ये डिस्टेंस x2 है और ये डिस्टेंस x1 है. ठीक है, नाउ y1 पे आते हैं. तो अब आप देखिए 0, ये यानी कि इस पॉइंट से यहाँ तक की, ए पॉइंट तक की ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी स्टूडेंट, y1 एंड बी पॉइंट, यानी कि यहाँ तक की डिस्टेंस जो हमें ये डिस्टेंस मिलती है या ये डिस्टेंस पैरेलल है, तो ये हमारी हो जाती है y2. ठीक है, यानी कि y एक्सिस के कोऑर्डिनेट. तो अब हमें यहाँ से स्लोप फाइंड करना था और उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जो इसके एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन हमने ड्रॉ किया. अब आप देखिए, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल हमें यहाँ पर मिलता है स्टूडेंट. नाउ इंक्लिनेशन क्या हो जाएगा, ये दो पैरेलल लाइंस हैं और इनको एक ट्रांसवर्सल कट करती है. आपने 10th में पढ़ा था, दो पैरेलल लाइन और उसको एक ट्रांसवर्सल कट करती है, तो ये एंगल्स क्या हो जाते हैं, करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी से दोनों एंगल सेम हो गए. तो ये हमारा इंक्लिनेशन थीटा हो जाता है स्टूडेंट. यानी कि अब हमें यहाँ से थीटा की वैल्यू फाइंड करनी थी. तो हमने क्या देखा था, ये डिस्टेंस x2 है, O से लेके B तक की x2 डिस्टेंस, ये x1 है. तो ये डिस्टेंस यानी कि इसी के पैरेलल तो ये है और ये डिस्टेंस क्या हो गया था, x2 माइनस x1. नाउ इट इज y2 एंड इट इज y1. तो ये यानी कि ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1. ठीक है, तो अब हमें यहाँ से tan थीटा हमने फाइंड किया था स्टूडेंट. tan थीटा उसको हम m से भी रिप्रेजेंट करते हैं. तो हमारे पास वैल्यू आई थी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको हम अगर b डैश ले लेते हैं तो वैल्यू आती है bb डैश अपॉन ab डैश. परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. ठीक है, और ये वैल्यू m यानी कि tan थीटा की आती है और ये हमारा स्लोप फाइंड करने का फॉर्मूला हो जाता है स्टूडेंट. ठीक है, तो ये हमने सारी बातें लास्ट वीडियो में डिस्कस की हुई थी. अब स्टूडेंट नाउ अब एक केस हमारा आता है, अगर ये स्लोप यानी कि अगर हम देखें x2 और x1 क्या हो जाए, इफ x2 इज इक्वल्स टू हो जाए x1, यानी कि x2 और x1 डिस्टेंस बराबर हो जाए, तो क्या हो जाएगा, ये लाइन क्या हो जाएगी, यानी कि ये लाइन अगर इस पे ही आ जाए, कोइंसाइड कर जाए, दोनों इक्वल हो जाए, तो डेट इज हमारी जो लाइन है वो क्या हो जाएगी स्टूडेंट, पैरेलल हो जाएगी y एक्सिस के, पैरेलल हो जाएगी y एक्सिस के. और यानी कि इस केस में अगर आप यहाँ पर x2 माइनस x1 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा, विच इज नॉट डिफाइंड.
अगर हमारे पास क्या हो जाता है x2 और x1 बराबर हो जाते हैं तो क्या हो जाता है नॉट डिफाइंड फॉर्म। और नॉट डिफाइंड यानी कि लाइन हमारी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, ये जो लाइन है वो हमारी पैरेलल हो जाएगी y एक्सिस की, ठीक है। और यू कैन से पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। तो इस कंडीशन में यानी कि जब हमारे पैरेलल y एक्सिस होने का मतलब हमारा इंक्लिनेशन क्या हो जाएगा π/2। तो tan थीटा यानी कि जब हमारा क्या हो जाएगा tan π/2 हो जाएगा तो उस केस में हमारा नॉट डिफाइंड होता है। यानी कि जब हमारे पास स्लोप या हमारा इंक्लिनेशन यानी कि जब हमारी स्ट्रेट लाइन पैरेलल हो जाती है y एक्सिस के, ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं अगर हमारी स्ट्रेट लाइन y एक्सिस के पैरेलल हो जाती है स्टूडेंट, ये हमें क्या मिल गया π/2 एंगल मिल गया। और इस केस में हमारा क्या हो जाता है tan थीटा नॉट डिफाइंड यानी कि नॉट डिफाइंड हो जाता है, क्योंकि tan π/2 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है तो उस केस में tan थीटा यानी कि स्लोप हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो नॉट डिफाइंड, तो इन कुछ पॉइंट्स को हम यहाँ पर नोट करते हैं। तो चलिए ये हमारा फॉर्मूला था, अब हम इसको यहाँ से इरेज करते हुए आगे बढ़ते हैं आज टॉपिक में। नाउ तो यानी कि अब आप समझ सकते हैं स्टूडेंट, कुछ हमारे पास अगर इस तरीके के कुछ केसेस मैं अगर ले लूँ तो चलिए कुछ अगर मैं यहाँ से कुछ केसेस फॉर्म करते हैं। slope of a line in different cases, यानी कि आपको लाइन के स्लोप डिफरेंट केसेस में मिलते हैं स्टूडेंट। कुछ ऐसे कुछ केसेस मैं आपके लिए यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ। तो चलिए नाउ ये आपका है एक्यूट, जब आपका इंक्लिनेशन क्या है यानी कि स्लोप आपका इंक्लिनेशन एक्यूट है, ठीक है। सेकंड हमने लिया जब आपका इंक्लिनेशन क्या हो जाता है पाई एक्सिस के पैरेलल यानी कि वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाता है 90 डिग्री। जब आपका इंक्लिनेशन थीटा यानी कि अगर आपकी इंक्लिनेशन लाइन थीटा क्या हो जाती है ऑब्ट्यूज हो जाती है, ठीक है। तो ये फर्स्ट केस है, सेकंड केस है, थर्ड केस है जब थीटा क्या हो जाता है आपका ऑब्ट्यूज हो जाता है। ऑब्ट्यूज यानी कि 90 डिग्री से बड़ा हो जाता है, ठीक है। ऑब्ट्यूज का मतलब जब थीटा आपका 90 से बड़ा एंड 180 से छोटा रहता है, ठीक है। देन फोर्थ कंडीशन हम यहाँ पर ले लेते हैं acute। then fifth condition theta obtuse and sixth condition हमने ले ली पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। ये हमारी x एक्सिस और थीटा हमारा क्या हो जाता है पैरेलल टू x एक्सिस। अब देखिए यहाँ पर हमारा आप देख सकते हैं स्टूडेंट फर्स्ट एंड फोर्थ कंडीशन, ठीक है। यानी कि इन दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है फर्स्ट एंड फोर्थ। तो फर्स्ट एंड फोर्थ कंडीशन में हमारा थीटा क्या है, थीटा एक्यूट है। एक्यूट यानी कि 0 डिग्री से ग्रेटर और 90 डिग्री से स्मॉलर, ठीक है। 0 डिग्री से तो बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। तो इस केस में हमारी जो स्लोप होता है वो क्या होता है पॉजिटिव होता है। हमें स्लोप क्या मिलेगा यहाँ पर पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का केस होता है अगर हमारा थीटा जैसे आपने देखा फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है हमारा थीटा क्या है 90 डिग्री से स्मॉलर है और 0 से बड़ा है, तो एक्यूट केस है हमारा। और यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव होती है। तो इस रीजन से हमारा जो स्लोप हमें मिलेगा वो फर्स्ट और फोर्थ केस के लिए पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। नाउ अब हम आते हैं, देखिए अब सेकंड केस में क्या हो जाएगा। सेकंड केस में देखिए इन केस 2 में क्या हो रहा है थीटा हमारे पास कितना है 90 डिग्री है और 90 डिग्री यानी कि हमारी 10 की वैल्यू 90 पे क्या हो जाती है नॉट डिफाइंड हो जाती है स्टूडेंट। तो इस केस में स्लोप हमारा नॉट डिफाइंड हो जाता है, ठीक है। स्लोप यानी कि सेकंड जब हमारे पास
क्या हो जाता है, इंक्लिनेशन यानी कि 90 डिग्री हो जाएगा, वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा जब हमारा स्ट्रेट लाइन, तो उस केस में नॉट डिफाइन हो जाता है। ठीक है, नाउ थर्ड एंड फिफ्थ में क्या होता है, दोनों ऑब्ट्यूज केस हैं। देखिए ऑब्ट्यूज है हमारा जो 90 डिग्री ये है और 90 डिग्री से एंगल क्या है, बड़ा है, और यहाँ पर भी 90 डिग्री से एंगल क्या है, बड़ा है, यानी कि थीटा हमारा 90 डिग्री से ग्रेटर है और 180 डिग्री से स्मॉलर है। तो इस केस में यानी कि 90 से बड़ा और 180 से स्मॉलर, तो इस केस में हमारा जो स्लोप होगा स्टूडेंट वो क्या हो जाता है, निगेटिव स्लोप होता है। ठीक है, थर्ड एंड फिफ्थ केस में हमारा स्लोप क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। नाउ हमारा लास्ट केस सिक्स्थ केस होता है, और सिक्स्थ में क्या है, हमारी लाइन एक्स एक्सिस की क्या हो जाती है, पैरेलल, और जब हमारा इंक्लिनेशन यानी कि आप कह सकते हैं जैसे ये मेरे पास क्या है, इस तरीके से ये एक्स एक्सिस है और ये हमारी एक लाइन है। ठीक है, तो इस तरीके से अब आप समझ सकते हैं स्टूडेंट, ये तो एक्यूट एंगल है यानी कि 90 डिग्री से कम है तो पॉजिटिव स्लोप है आपके पास। जैसे ही इंक्लिनेशन यानी कि आप ऐसे ही हमारा मिल जाती है हमें π/2 और वाई एक्सिस के पैरेलल हमारी लाइन हो जाती है, तो स्लोप क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, यानी कि वर्टिकल जब हमारी लाइन अगर π/2 या 90 डिग्री, आप सीधे सीधे याद कर सकते हैं, अगर 90 डिग्री का एंगल हमें इंक्लिनेशन मिलता है तो उस केस में हमारी 10 की वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाएगी। ठीक है, 90 से अबव यानी कि इस तरीके के इंक्लिनेशन होते हैं स्टूडेंट, तो हमारी 10 की वैल्यू 90 डिग्री से अबव में ऑब्ट्यूज हो गया और 10 की वैल्यू यहाँ पर निगेटिव होती है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट के केस हैं 180 ये है 180, और जब हमारा यानी कि ये स्ट्रेट लाइन अगर हमारी क्या होती है 180 पे कोइंसाइड कर जाती है तो हमारी एंगल यानी कि इंक्लिनेशन अगेन 0 हो जाती है स्टूडेंट। ठीक है, अब आप यहाँ से समझ सकते हैं कि थीटा हमारा या तो 0 से चलता है, देखिए या तो थीटा की वैल्यू 0 से चलती हुई बढ़ती हुई मैक्सिमम थीटा हमारा कहाँ तक चला जाता है 180, और 180 से पहले थीटा हमारा 180 होते ही हमारा एंगल इंक्लिनेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट 0 हो जाता है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि जो थीटा होता है हमारा वो हमारे इक्वल ग्रेटर इक्वल तो 0 से होता है, लेकिन पाई से यानी कि थीटा यानी कि इंक्लिनेशन हमारा इस रेंज के अंदर रहता है, यानी कि थीटा के एंगल्स के सभी हमें जो स्लोप फाइंड हो जाता है वो 0 से पाई के बिटवीन फाइंड हो जाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो क्योंकि मैंने आपको बता दिया किस तरीके से होता है, जैसे ही हमारा थीटा एक्यूट रहा, ठीक है, पॉजिटिव मिलेगा, π/2 नॉट डिफाइन हो जाएगा, यहाँ पर ऑब्ट्यूज में निगेटिव वैल्यू मिलेगी थीटा की आपको, बट जैसे जैसे ये पाई की तरफ चलता है यानी कि पाई होते ही वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, एक्स एक्सिस पे यानी कि 0 हो जाती है। ठीक है, तो हमें सभी वैल्यू यानी कि बिटवीन 180 हमें मिल जाती है, तो ये हमारी मैक्सिमम रेंज है। और आप समझ सकते हैं कि इस वाले क्वाड्रेंट में यानी कि 180 से छोटा 180 से छोटा और 90 से बड़ा, डेट इज सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट tan थीटा हमारा निगेटिव होता है। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ा हुआ है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में थीटा tan की वैल्यू हमारी निगेटिव होती है और tan ही हमें स्लोप देता है, तो इसलिए हमारा इस केस में जब ऑब्ट्यूज की कंडीशन है तो हमारे पास निगेटिव स्लोप की वैल्यू निगेटिव आती है। एंड सिक्स्थ कंडीशन हो जाएगी एक्स एक्सिस के पैरेलल। एक्स एक्सिस के पैरेलल हमारा जो थीटा होगा यानी कि जब थीटा क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो उस केस में 0 वैल्यू, क्योंकि tan 0 हो जाएगा थीटा यानी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल, आप ऐसे ही समझ सकते हो, जब लाइन हमारी ये एक्स एक्सिस है और इसके ऊपर जब हमारी स्ट्रेट लाइन कोइंसाइड करेगी तो tan थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर थीटा 0 हो जाएगा, इंक्लिनेशन 0, और उस केस में वैल्यू हो जाती है स्टूडेंट 0। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये इंक्लिनेशन अभी ऐसे था, ऐसे होते होते अगर एक्स एक्सिस पे कोइंसाइड कर जाए तो इंक्लिनेशन क्या हो जाता है, थीटा हमारा 0 हो जाता है, और थीटा 0 यानी कि tan 0 की वैल्यू 0 होती है स्टूडेंट। तो इसीलिए अब आप कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होते ही हमारा इंक्लिनेशन क्या हो जाता है 0। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे हमारे स्लोप को यहाँ पर समझते हुए। नाउ अब कुछ हम इक्वेशन फाइंड करते हैं स्टूडेंट, चलिए नाउ कुछ इक्वेशन को हम फाइंड करते हैं। तो ठीक है, चलिए कुछ हमने यहाँ केसेस भी समझ लिए। ओके स्टूडेंट, तो
अब हमने अभी तक पढ़ा था स्लोप और लाइन ऑफ लाइन, यानी कि हमने अभी फर्स्ट फॉर्मूला पढ़ा स्टूडेंट कि tan थीटा जब हमारे पास होता है, जब कोऑर्डिनेट्स हमें दिए होते हैं 2 पॉइंट के, तो tan थीटा होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू m। ठीक है, अभी हमने इस पॉइंट को डिस्कस कर लिया है। नाउ अब सेकंड कंडीशन हो जाती है स्टूडेंट, यानी कि अभी तक तो हमने एक स्ट्रेट लाइन की बात की थी जब हमें 2 पॉइंट्स यहाँ पर दिए जाते हैं x1 y1 x2 y2 इस तरीके से, तो उस केस में हमने ये फॉर्मूला अभी ड्राइव किया हुआ है। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन हमारी आ जाती है जब हमारे पास लाइन क्या है स्टूडेंट, यानी कि पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन। अब हम कंडीशन पढ़ने वाले हैं पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस। जैसे लेट पहले हम पैरेलल लाइन को समझते हैं, तो ये मैंने एक्सिस ड्रॉ करी है, एक्स एक्सिस है एंड वाई एक्सिस है। ठीक है, अब पैरेलल लाइंस का मतलब ओरिजिन पॉइंट है। अगर हमारे पास दो लाइन L1 लाइन और इसके साथ दूसरी लाइन है L2 लाइन, तो उस केस में हमारे इंक्लिनेशन यानी कि स्लोप क्या होती है स्टूडेंट, वो हमें देखना है। लेट जब दो लाइन हमारी पैरेलल होती है, ठीक है, तो L1 और L2 पैरेलल लाइन है। लेट इसको L1 कर लेते हैं, इसको L2 कर लेते हैं। L1 और L2 पैरेलल लाइन है, तो x एक्सिस के साथ L1 कितना इंक्लिनेशन बना रहा है, लेट अल्फा 1, x एक्सिस के साथ L2 कितनी इंक्लिनेशन दे रही है, अल्फा 2 स्टूडेंट। तो हमें ये वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है कि तब हमें स्लोप की वैल्यू क्या मिलती है जब हमारी लाइंस क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। ठीक है, तो उस केस में अब आप देखिए, अब देखिए ये तो हमारे इंक्लिनेशन है अल्फा एंड अल्फा 1 एंड अल्फा 2। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन L1, स्लोप ऑफ लाइन L1। उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, tan अल्फा 1। इंक्लिनेशन को हम अल्फा 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और स्लोप को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, tan अल्फा 1, जिसको हम m1 भी बोलते हैं। एंड स्लोप ऑफ लाइन L2, स्लोप ऑफ लाइन L2, और यहाँ पर इंक्लिनेशन है अल्फा 2, तो स्लोप क्या हो जाएगा, tan अल्फा 2 विच इज m2। अब देखिए स्टूडेंट, जब हमारी देखिए, अब आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है, अब ये दोनों लाइन पैरेलल है, यानी कि जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं और इनको एक ट्रांसवर्सल कट करती है। अगेन 9th क्लास में चले गए हैं हम, दो पैरेलल लाइंस को जब एक ट्रांसवर्सल लाइन करती है तो ये क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि अल्फा 1 अल्फा 2 क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल, जिनकी वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। यही तो होता है, हमने 9th क्लास में पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है। तो स्लोप ऑफ अल्फा 1 है, इसका स्लोप अल्फा 2 है, यानी कि tan अल्फा 1 tan अल्फा 2 m1 m2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा है, क्योंकि आपको पता है L1 पैरेलल है, L1 लाइन L2 के पैरेलल है, और दूसरा जो हमारा x, अगर हम यहाँ पर x डैश, तो x डैश एंड x डैश इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। तो अल्फा 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अल्फा 2 करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो अल्फा 1 अल्फा 2 इक्वल है, तो इनके स्लोप भी क्या होंगे, आपस में इक्वल, यानी कि tan अल्फा 1 और tan अल्फा 2 भी इक्वल हो जाएंगे। और tan अल्फा 1 tan अल्फा 2 दैट इज m1, हम स्लोप को m1 और m2 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो m1 और m2 भी इक्वल हो जाते हैं स्टूडेंट। तो यही हमारी कंडीशन थी, यानी कि यही हमें प्रूव करके लाना होता है। ठीक है, जब कभी भी जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप हमेशा क्या होते हैं, आपस में इक्वल हो जाते हैं। कैसे होते हैं वो अपने यहाँ पर हमने इसको यानी कि ड्राइव करके हमने देखा, तो हमें मिला m1 इक्वल्स टू m2, यानी कि जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो स्लोप ऑफ लाइन L1 tan अल्फा 1 यानी कि m1, tan अल्फा 2 m2, और L1 m2 पैरेलल और ट्रांसवर्सल x डैश है, तो उस प्रॉपर्टी से हमने देखा कि अल्फा 1 अल्फा 2 करस्पॉन्डिंग है, और यहाँ से क्या हो गया, इनके tan यानी कि स्लोप भी करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। ठीक है, इंक्लिनेशन करस्पॉन्डिंग, तो स्लोप भी करस्पॉन्डिंग है, जिसको हम m1 m2 से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट। सो दिस इज द प्रॉपर्टी, ठीक है, फॉर पैरेलल लाइंस। तो आप, आई होप ये आपको समझ में आया होगा।
नाउ अब हम परपेंडिकुलर लाइन को यहाँ पर समझेंगे। चलिए पैरेलल लाइन को हमने समझ लिया। नाउ अब जब दो लाइन अगर परपेंडिकुलरली क्या कर रही एक दूसरे को कट करती है तो उस केस में क्या होता है। नाउ थर्ड केस है टू नॉन वर्टिकल perpendicular lines ठीक है। स्लोप फॉर आप ऐसे लिख लीजिए स्लोप ऑफ टू नॉन वर्टिकल परपेंडिकुलर लाइन। वैसे ही नॉन वर्टिकल पैरेलल लाइंस भी होगा। नॉन वर्टिकल क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि अगर लाइन आपकी वर्टिकल हो जाती है, अगर लाइन आपकी क्या हो जाती है एक्स एक्सिस के वर्टिकल मतलब नॉन वर्टिकल होनी चाहिए, यानी कि वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर नॉन वर्टिकल लिखा जा रहा है। अगर दो नॉन वर्टिकल लाइंस हमारी क्या होती हैं परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके बीच में स्लोप आप कैसे फाइंड करते हैं या उनके बीच में स्लोप का क्या रिलेशन होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो नॉन वर्टिकल से हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर लाइन क्या हो जाती है वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाती है तो वर्टिकल लाइंस हो जाती हैं, उस केस में नॉट डिफाइंड होता है, स्लोप नॉट डिफाइंड होता है। तो इसीलिए यहाँ पर नॉन वर्टिकल का यूज किया जाता है। ठीक है, लाइन का वर्टिकल नहीं होना है तो नॉन वर्टिकल लाइंस है, ये आपको याद रखना है। तो लेट चलिए अब हम इस केस में स्लोप क्या होगा, हमने एक्सिस ड्रॉ कर ली, एक्स एक्सिस, एक्स से डैश कर लेते हैं वाई एंड वाई डैश कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए लेट हमने एक L1 लाइन ड्रॉ करी और एक हमने L2 लाइन ड्रॉ कर ली स्टूडेंट। तो ये L1 है, ये L2 है, परपेंडिकुलर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, दैट इज 90 डिग्री यहाँ पर फॉर्म कर रही होगी, यानी कि 90 डिग्री फॉर्म कर रही होगी। ठीक है, 90 डिग्री। तो उस केस में हमें बताना है कि ये जो इंक्लिनेशन बन रहा है ये क्या वैल्यू देंगे। तो लेट हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं इनको। तो देखिए स्टूडेंट, यानी कि जब दो नॉन वर्टिकल यानी कि L1 L2 लाइन है, ठीक है, वर्टिकल होती तो ऐसे हो जाती, तो ये कंडीशन हमने नहीं ली है इसलिए हमने नॉन वर्टिकल लिया है। तो नॉन वर्टिकल यानी कि इस तरीके से हमें मिलेगी और परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, परपेंडिकुलर है यानी कि 90 डिग्री पे कट करती हुई आ रही है तो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है यानी कि 90 डिग्री पे। तो इनके बीच में स्लोप, अब देखिए L1 लाइन का एक्स एक्सिस के साथ लेट स्लोप हमारा, हम इसको ले लेते हैं अल्फा, और L2 लाइन का एक्स एक्सिस के साथ स्लोप लेट हमने इसको ले लिया बीटा। ठीक है स्टूडेंट, तो L1 लाइन का एक्स एक्सिस के साथ यानी कि एक्स एक्सिस का L1 के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में स्लोप क्या है। इस फिगर को चलिए थोड़ा सा और हम क्लियर बना लेते हैं, कुछ बच्चों को यहाँ पर समझने में डिफिकल्टी होगी तो इसलिए मैं फिगर को थोड़ा सा और क्लियर बना देती हूँ। ठीक है, तो ये हमारी एक्सेस है, नेम दे दीजिए एक्स एट डैश वाई एंड वाई डैश। नॉन वर्टिकल लाइंस है तो यानी कि रैंडम 90 डिग्री एक दूसरे के होंगी, तो ये है 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 90 90 90 यानी कि परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे। तो हम लेट इसको L1 ले लेते हैं और इसको हम L2 ले लेते हैं। ठीक है, तो अब आप ऐसे समझ लीजिए स्टूडेंट। नाउ तो ये तो 90 डिग्री है, ये सारे एंगल्स 90 होंगे। अब देखिए एक्स एक्सिस का L1, एक्स का L1 के साथ एंगल लेट ये बनता है अल्फा 1 और एक्स का L2 के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन है तो एक्स पे आप चलिए, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन पे अपनी स्ट्रेट लाइन के साथ अल्फा 1, एक्स से आप चलिए पॉजिटिव डायरेक्शन L2 के साथ अल्फा 2। तो ये हमारे क्या है स्लोप यहाँ पर रिप्रेजेंट होते हैं। तो देखिए परपेंडिकुलर लाइन के केस में आप स्लोप क्या हो जाते हैं। ठीक है, हमें यानी कि स्लोप होती है स्टूडेंट जब लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो उस केस में हमारे पास m1 m2 यानी कि -1 होता है। तो ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो हमारे पास स्लोप आपने जैसे पढ़ा था पैरेलल में स्लोप क्या हो जाता है, दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो ये था पैरेलल में, जब आप परपेंडिकुलर में स्लोप इस तरीके से m1 × m2 = -1 होता है। तो इसको हमें प्रूफ करना है स्टूडेंट। अब देखिए नाउ ये कितना है, ये अल्फा 2 अल्फा 1, ये कितना है 90 डिग्री, ये सभी 90 डिग्री है क्योंकि दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। अगर मैं यहाँ पर देखिए, अगर आप इस ट्रायंगल को देखते हैं यानी कि इस वाले ट्रायंगल को आप ऑब्जर्व कीजिए, इस ट्रायंगल को,
तो 90 डिग्री प्लस अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2, क्योंकि इस ट्रायंगल को मैंने ऐसे अगर लिया तो ये क्या है 90 डिग्री का एंगल है, ये अल्फा 1 है। अगर मैं इसको एक्सटेंड करती हूँ तो ये क्या है आउटसाइड एंगल है, यानी कि एक्सटीरियर अल्फा 2। तो क्या होता है इन ट्रायंगल, इसको अगर आप नेम दे देते हैं तो ओ ए बी नेम दे दिया हमने, इन ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है, इन ट्रायंगल ओ ए बी अल्फा 2 यानी कि एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट, अल्फा 1 प्लस 90 डिग्री। एक्सटीरियर प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल, प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। ये अल्फा 2 क्या है, देखिए बाहर लिया मैंने अल्फा 2 एक्सटीरियर और अपने सामने के दोनों अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है, तो अल्फा 2 अल्फा 1 हमने ये लिख लिया। नाउ दोनों तरफ tan ले लीजिए, क्योंकि मुझे स्लोप फाइंड करना है तो मुझे यहाँ पर tan लेना पड़ेगा स्टूडेंट, तो मैंने tan ले लिया दोनों तरफ, हमें ये वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। नाउ अब देखिए यहाँ से L1 के साथ आता है अल्फा 1 और ये आता है अल्फा 2। चलिए ठीक है स्टूडेंट। नाउ तो tan अल्फा 2 यहाँ से अगर आप देखते हैं, हमें tan a प्लस बी का यहाँ पर हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। और या आप ऐसे समझ सकते हैं इसको, अगर मैं लिख लूँ tan 90 डिग्री प्लस अल्फा 1, ऐसे लिखा जा सकता है tan 90 डिग्री प्लस अल्फा 1। तो tan 90 डिग्री प्लस अल्फा 1 क्या होता है 90 से आगे, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट का केस है, और ठीक है टू थर्ड क्वाड्रेंट यानी कि 90 डिग्री प्लस अल्फा 1, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 90 डिग्री में माइनस सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट का केस है, तो माइनस का कॉट 90 डिग्री है तो यहाँ पर एंगल बदल जाता है, तो माइनस कॉट अल्फा 1 हमें मिलता है, ठीक है। तो tan अल्फा 2, अब देखिए माइनस कॉट आएगा, कॉट को हम अगेन क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/tan अल्फा 1। तो यहाँ पर -1 को यहीं रहने दीजिए, तो ये हो गया tan अल्फा 2 इंटू tan अल्फा 1। अल्फा 1 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, अल्फा 2 यानी कि m2, स्लोप को हम m2 m1 से रिप्रेजेंट करते हैं -1, और यही हमें प्रूफ करके लाना था स्टूडेंट, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाता है, या तो m2 इज इक्वल टू, ये भी हमारे पास कंडीशन हो जाती है, एक ये और सेकंड m1 इज इक्वल टू -1/m2, सेकंड कंडीशन ये हमारे पास होती है। तो ये कंडीशन थी स्लोप की, जब टू लाइंस क्या करती हैं परपेंडिकुलर होती हैं एक दूसरे पे, तो उस केस में हमारे जो स्लोप होते हैं अल्फा 2 अल्फा 1 वो हमें ये रिजल्ट देते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो नाउ अब थर्ड प्रॉपर्टी हमारी आती है, चलिए अब ये तो थी जब हमारी लाइन इंटरसेक्ट करती है 90 डिग्री पे, ठीक है। अब ये भी कह सकते हो ना कि 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती है। अब हम नेक्स्ट केस पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट, जब लाइन क्या करती है रैंडम इंटरसेप्ट करती है, तब क्या होता है, ठीक है। यानी कि फोर्थ पॉइंट है एंगल बिटवीन टू पॉइंट्स, एंगल बिटवीन टू पॉइंट्स, एंगल बिटवीन टू पॉइंट्स, टू लाइंस, सॉरी एंगल बिटवीन टू लाइंस के बीच का एंगल है, ठीक है। जब क्या होता है रैंडम इंटरसेप्ट होता है, यानी कि अब 90 डिग्री का केस नहीं है, अब दो लाइन रैंडम इंटरसेप्ट करती हैं, परपेंडिकुलर नहीं करती, ठीक है। यानी कि नॉट परपेंडिकुलर, नॉट परपेंडिकुलर, हमने लास्ट केस नॉट परपेंडिकुलर पढ़ा था, अब हम रैंडम इंटरसेक्ट पढ़ते हैं स्टूडेंट। तो चलिए अगेन हमने ये दो एक्सेस यहाँ पर ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब दो लाइंस, यानी कि ये हैं दो लाइंस हमारी, ठीक है, रैंडम इंटरसेक्ट करती हैं, तो हमारे एंगल्स भी यहाँ पर चेंज होंगे, ये थीटा हो जाएगा, लेट इसको फाई ले लीजिए, थीटा है ये फाई है, इसके अपोजिट वर्टिकल अपोजिट है तो ये भी थीटा होगा, और वर्टिकल अपोजिट तो ये भी फाई होगा, ठीक है। तो यानी कि रैंडम, अभी तक तो ये 90-90 पे थे, लास्ट केस आपने देखा कि 90-90 पे कट हुए थे। ये हमारा L1 है, ये हमारा L2 है, एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश वाई एंड वाई डैश।
तो इस केस में हमारे जो स्लोप होंगे, यानी कि हमें बताना है कि उस केस में एंगल बिटवीन क्या होता है, ये थीटा हमें फाइंड करना है। अब देखिए थीटा ही क्यों फाइंड करना है स्टूडेंट, ये चीज समझ लीजिए। एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो हमारे पास 4 एंगल बनते हैं। जब दो लाइन एक दूसरे को रैंडम इंटरसेप्ट कर रही तो ये 4 एंगल बनते हैं, बट हमें यहाँ पर थीटा ही निकालने से हमें बाकी सारे एंगल फाइंड हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि आप ये थीटा फाइंड करेंगे तो वर्टिकल अपोजिट ये भी निकाल लेंगे। और फाई को आप लीनियर पेयर से फाइंड कर सकते हैं। अगर आप थीटा फाइंड कर लेंगे तो फाई को भी फिर आप 180 माइनस करके 180 माइनस थीटा करके आप फाई को भी फाइंड कर लेंगे। ये पता चल जाएगा तो आपको वर्टिकल अपोजिट से ये भी पता चल जाएगा। तो कहने का मतलब है एंगल मतलब हमें केवल यहाँ पर थीटा निकालना है, तो बाकी 3 एंगल्स हमें ऑलरेडी यहाँ से फाइंड हो जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए थीटा यहाँ पर क्या होगा उसको अब हम समझते हैं। अब देखिए L1 यानी कि एक्स एक्सिस के साथ लेट ये बनाता है अल्फा 1 और एक्स एक्सिस के साथ L2 बनाता है अल्फा 2। तो ये हमारे स्लोप यहाँ पर हैं जो रिप्रेजेंट होते हैं। तो वापस हम लिखते हैं स्लोप ऑफ L1, स्लोप ऑफ L1 यानी कि tan अल्फा 1, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे m1 से। देन सेकंड है स्लोप ऑफ L2, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे tan अल्फा 2, ठीक है। स्लोप ऑफ L2 यानी कि अल्फा 2 और ये होता है m2 के इक्वल, इसको हम m1 m2 से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट। नाउ वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा, वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा। ये तो आप समझ ही गए हैं कि इंटरसेक्ट पे तो 4 एंगल बन रहे हैं इंटरसेक्ट करने में, बट हमें थीटा निकालने से क्या होगा, बाकी 3 एंगल्स भी फाइंड हो ही जाएंगे स्टूडेंट। थीटा ये निकल जाएगा, ये निकाल लेंगे। वर्टिकल अपोजिट से फाई निकालने के लिए 180 माइनस थीटा, क्योंकि लीनियर पेयर दे रहा है यहाँ पर, ये निकल जाएगा तो आप सामने वाला निकाल लेंगे, ठीक है, अपोजिट एंगल निकाल लेंगे। तो ये हमें केवल थीटा फाइंड करना होगा। तो इसके लिए हम चलिए चलते हैं अगेन इन ट्रायंगल OAB। इसको आप एक ट्रायंगल नेम दे दीजिए, ये वाला जो हमारा शेडेड ट्रायंगल मैंने किया है, यानी कि ये वाला, ठीक है। तो इस ट्रायंगल को हम अगेन यहाँ पर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा इन ट्रायंगल OAB। अब देखिए अल्फा 2 क्या है, एक्सटीरियर है, और ये क्या है अल्फा 1, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं इसको, अल्फा 1 और ये अल्फा 2 क्या हो जाएगा अल्फा 1 प्लस थीटा। तो अल्फा 2 इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस थीटा। एक्सटीरियर प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, आपने पढ़ा है कि एक्सटीरियर एंगल अपने अपोजिट 2 एंगल के सम के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें थीटा निकालना है, तो अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 कर लीजिए और थीटा को यहाँ अलग से रख दीजिए, ठीक है। नाउ आप दोनों तरफ स्लोप फाइंड करना है तो tan लेना पड़ेगा स्टूडेंट, tan ले लेते हैं। तो ये हो गया अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। स्लोप तो तभी फाइंड होगा। नाउ यहाँ पर आपने फॉर्मूला पढ़ा है tan A माइनस B का, तो क्या होता है tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B, tan A और tan B, और ये हमारा इक्वल होगा tan थीटा के, tan थीटा के। tan अल्फा 2 की वैल्यू m2, अल्फा 1 tan अल्फा 1 m1 अपॉन 1 प्लस m2 इंटू m1 हो गया स्टूडेंट। तो ये हमें मिल गया tan थीटा, ठीक है। यानी कि थीटा की वैल्यू यहाँ से जो स्लोप की वैल्यू हमारे पास tan थीटा आ गया वो m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 आ चुका है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास स्लोप की वैल्यू आ गई। नाउ अब इसके आगे देखिए, अब ये तो ये यानी कि अगर आपके पास m1 m2 दिया जाता है तो आप यहाँ से थीटा यानी कि स्लोप फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो थी एक फॉर्मूला की बात और वो हम फाइंड कर चुके हैं स्टूडेंट, ठीक है। एंगल थीटा हमें निकालना था। अब एक चीज को हमें यहाँ पर और समझना होगा स्टूडेंट, जब हमने फिगर बनाया था, अब देखिए यहाँ पर 2 कंडीशन हमें मिल सकती हैं। थीटा जब थीटा हमारे पास क्या होगा, जब थीटा एक्यूट होगा, थीटा अगर एक्यूट होगा तो उस केस में स्लोप पॉजिटिव आएगा। लेकिन जब थीटा हमारे पास अगर ऑब्ट्यूज हो जाता है स्टूडेंट, यहाँ पर अगर थीटा ऑब्ट्यूज हो जाता है तो उस केस में क्या आएगी, निगेटिव स्लोप आएगा। यहाँ पर पॉजिटिव स्लोप आएगा, राइट। अगर थीटा एक्यूट होगा तो पॉजिटिव स्लोप आएगा, अगर थीटा निगेटिव होगा
तो अगर थीटा ऑब्ट्यूज वैल्यू रखेगा, यानी कि अगर tan को हम सॉल्व करेंगे, अगर ऑब्ट्यूज वैल्यू आ गई तो ये क्या हो जाएगा, स्लोप निगेटिव हो जाएगा। तो उस केस को यानी कि हमें थीटा को केवल एक्यूट की वैल्यू ही लानी है, यानी कि थीटा को हमें पॉजिटिव ही लाना है। ठीक है, तो थीटा पॉजिटिव कब आएगा, जब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को अगर मॉड के अंदर रख दिया जाए। कहने का मतलब अगर हम इस वैल्यू को, ठीक है, मॉड के अंदर रख दिया जाए तो मॉड में आपने पढ़ा है कि मॉड क्या करता है, हर निगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव बना देता है। ठीक है, तो मॉड क्या करता है, यानी कि इस पूरी वैल्यू को, तो यानी कि हमने क्या किया, इस पूरी वैल्यू को हमने क्या कर दिया, मॉड के अंदर रख दिया स्टूडेंट। तो अब निगेटिव है, अगर ऑब्ट्यूज भी वैल्यू होती है तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अगर tan थीटा यानी कि अगर ये वैल्यू हमें निगेटिव भी मिलती है, तो अगर थीटा हमें ऑब्ट्यूज भी मिलता है या ये वैल्यू निगेटिव भी आती है, तो मॉड क्या करेगा, उसको पॉजिटिव बना के देगा, और एक्यूट होगा तब तो पॉजिटिव रहेगा ही। तो उस रिलेशन से ये हमारा tan थीटा यानी कि स्लोप का फॉर्मूला बन जाता है। सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला, या यू कैन से द एंगल बिटवीन टू लाइंस व्हेन रैंडम इंटरसेप्ट। तो ये हमारा एंगल का फॉर्मूला हो जाता है स्टूडेंट। तो आई होप यहाँ तक मैं आपको समझा पाई होंगी स्टूडेंट। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं इजी वे में आप लोगों को यहाँ पर चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो प्लीज़ वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, बिगिनिंग टू एंड वीडियो को पूरा देखिएगा। आई होप कि आपको सारे टॉपिक यहाँ पर क्लियर हो पाएंगे। ठीक है, नाउ अब यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया स्टूडेंट। नाउ लास्ट टॉपिक हमारा इंट्रोडक्शन 5.1 के लिए एक लास्ट टॉपिक जो हमारा है वो है हमारा कोलिनियरिटी। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक हमारा आता है कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, यानी कि आप 3 पॉइंट्स को कोलिनियर कब कहेंगे। ठीक है, यानी कि हम 3 पॉइंट्स को आप कोलिनियर कब कहेंगे। जैसे मैंने लेट ये ए पॉइंट लिया, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 ले लिए स्टूडेंट, बी पॉइंट ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 लिए गए, एंड लेट सी पॉइंट मैंने लिया, इसके कोऑर्डिनेट x3 एंड y3 ले लिए। तो ये 3 पॉइंट्स को आप कोलिनियर कब कहेंगे स्टूडेंट। देखिए अब कोलिनियर में लेट अगर हम 3 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट ऐसे इस तरीके से हमने ले लिए, तो ये क्या होता है, एक ट्रायंगल फॉर्म करता है। ठीक है, तो ट्रायंगल यानी कि नॉन कोलिनियर होता है। कोलिनियर किसको कहते हैं, जब हमें एक लाइन में पॉइंट्स क्या मिलते हैं, यानी कि अगर हम बहुत सारे पॉइंट्स को लेते हुए चलें और हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। ठीक है, जैसे ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, अगर आप इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं और आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, तो हम कहते हैं कि ये सभी पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। अगर ऐसा नहीं होता, जैसे आपने ट्रायंगल के केस में देखा स्टूडेंट, ट्रायंगल में क्या होता है, आपके 3 पॉइंट्स इस तरीके से होता है, यानी कि एक लाइन में नहीं होते, और आपको एक ट्रायंगल यानी कि 3 पॉइंट्स आपके अलग अलग होते हैं। जब आप इनको ज्वाइन करते हैं तो आपको एक ट्रायंगल मिलता है। तो ये हमारा नॉन कोलिनियर पॉइंट होता है। तो अब आप कोलिनियरिटी को चेक करने के लिए आपके पास 2 तरीके यानी कि कुछ फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर हम देखिए, आपने 10th क्लास में ट्रायंगल का इक्वेशन पढ़ा था स्टूडेंट। तो यहाँ पर मैं लिखूँ टू शो कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स to show collinearity of 3 point, we can show that, एक तो हम क्या शो कर सकते हैं, we can show that आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल है, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ ऑफ मॉड्यूलस के अंदर होता है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 होता है हमारे पास y3 माइनस y1 और प्लस x3 इज y2 माइनस y1। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है स्टूडेंट ट्रायंगल की यानी कि एरिया फाइंड करने का। अगर हम कोलिनियरिटी को चेक करते हैं तो ये एरिया हमें क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए।
अगर ये एरिया 0 मिलता है तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल के तीनों पॉइंट्स क्या है हमारे एक ही लाइन में। तो एक तो ये तरीका होता है, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल आप जो निकालते हैं, ठीक है, वो हमें 0 के इक्वल मिलना चाहिए। तो 0 के इक्वल मिल जाएगा, क्या प्रूफ हो जाएगा कि ट्रायंगल का एरिया यानी कि 0 हो गया। दैट मीन्स जो 3 पॉइंट है ट्रायंगल के वो कोलिनियर है, ठीक है। और सेकंड मेथड क्या हो जाता है हमारा, जो आप स्लोप फाइंड करते हैं। लेट इस फिगर को अगर हम ऐसे समझें, अगर देखिए सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, अगर मैंने एक लाइन पे ए पॉइंट ले लिया, बी पॉइंट ले लिया और सी पॉइंट ले लिया, ठीक है। तो इसको अगर आपको कोलिनियर लेना है, यानी कि अगर ये हमारे 3 पॉइंट्स हैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, तो इनको कोलिनियर दिखाने के लिए अगर स्लोप ए बी बराबर होता है स्लोप बी सी के, ठीक है, अगर इनका स्लोप यानी कि इस ए बी पॉइंट का स्लोप एग्जैक्टली इक्वल हो जाता है बी सी पॉइंट के स्लोप के, या आप कह सकते हैं ए सी पॉइंट का स्लोप एग्जैक्टली इक्वल हो जाता है ए बी पॉइंट के, ठीक है। यानी कि अगर आप किसी भी 2 पॉइंट्स के स्लोप को इक्वल करते हैं अनदर 2 पॉइंट्स के स्लोप के, एक पॉइंट कॉमन भी होगा आपका उसमें, जैसे मैं ए बी स्लोप ऑफ ए बी को इक्वल दिखा दूं स्लोप ऑफ बी सी के, तो बी कॉमन पॉइंट हो जाएगा। तो वो हमारा क्या शो करेगा कि ये तीनों पॉइंट्स आपस में क्या हैं, कोलिनियर हो जाते हैं, ठीक है। तो स्लोप इन टर्म्स ऑफ कोलिनियरिटी, अगर आप स्लोप के वाइज कोलिनियरिटी को दिखाते हैं तो आप क्या दिखाएंगे, तो स्लोप इन टर्म्स ऑफ कोलिनियरिटी यानी कि अगर आप दिखाते हैं कि ए से बी, ठीक है, इस पॉइंट का m1 स्लोप क्या होता है m1, बी से सी यानी कि इनको अगर हम m2 ले लेते हैं, अगर ये दोनों स्लोप क्या है स्टूडेंट आपस में, अगर m1 और m2 क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, ठीक है, इसका स्लोप m1 और इसका स्लोप m2 बराबर हो जाते हैं, तो इसका मतलब उनका एक कॉमन पॉइंट हो जाएगा। अगर दोनों के स्लोप इक्वल हो जाते हैं तो इसका मतलब इनका पॉइंट एक कॉमन पॉइंट हो जाएगा, तो उस केस में भी क्या हो जाएंगे, ये पॉइंट्स हमारे कोलिनियर हो जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो अब आप कह सकते हैं यहाँ से दैट इज देयर इम्प्लाइज स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी, ठीक है, दोनों के स्लोप इक्वल। तो कोलिनियरिटी को शो करने के 2 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड, अगर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि आपको 3 पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट दिए जाते हैं, ठीक है, 3 पॉइंट्स हैं तो इनके 3 कोऑर्डिनेट भी होंगे हमारे पास, अगर आप उसको एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले पे रखने के बाद अगर आप उस पूरे, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले पे अप्लाई कीजिए उन कोऑर्डिनेट्स को, अगर आप 0 ला पाते हैं स्टूडेंट, ट्रायंगल का एरिया 0 आ जाता है, तो ये शो करेगा कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है, एक लाइन में है। अगर आप दूसरा तरीका है, अगर आप m1 m2 यानी कि 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है, ए बी के स्लोप को, ये आप स्लोप फॉर्मूला यानी कि हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेट पे स्लोप फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1, अगर आप उसकी हेल्प से ए बी का स्लोप बराबर दिखा पाते हैं बी सी के स्लोप के, तो वो भी हमारा यानी कि दूसरा मेथड हो जाएगा कोलिनियरिटी को शो करने का। तो इसी के साथ स्टूडेंट, नाउ वी हैव कंप्लीटेड introduction part 2 for exercise 10.1. सो प्लीज़ बी कंटिन्यू विद माई वीडियो एंड प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा स्टूडेंट। बीच में कई बार आप लोग स्किप करते हैं तो बीच के कई इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं वो रह जाते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को आप पूरा कंप्लीट एंड कंटिन्यू देखिएगा, तभी आपको इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आएगा। एंड मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर योरसेल्फ।